हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4 का। अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप से किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि अधिकांश अभिक्रिया उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अर्थात अभिक्रिया वेग में यानी ताप में यदि वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी वेग में भी क्या कह सकते हैं, वृद्धि होती है। और ताप में यदि क्या करें, कमी करें, हम कमी करें तो उसके वेग में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वेग में कमी हो जाएगी। मतलब अभिक्रिया की दर ताप से इस प्रकार से प्रभावित होती है। यदि ताप में वृद्धि करते हैं तो वेग में वृद्धि होती है, और ताप में यदि कमी करते हैं तो वेग में क्या होती है, कमी होती है। और हम एक प्रेक्षण के अनुसार हम कहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना क्या हो जाती है, उसके वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि अभिक्रिया का वेग हम बढ़ा दें तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो और इसे हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ताप गुणांक बराबर T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक बट्टा T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक 2 से 3। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, यानी ताप गुणांक को हम सीधा कहें तो क्या कह सकते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेग नियतांक होगा वो, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कह सकते हैं, यानी उससे अभिक्रिया वेग कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। अब आगे देखते हैं जो संगत सिद्धांत है। संगत सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है वो Z और F इन दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। संगत सिद्धांत क्या कहता है, यानी Z क्या है, संगत आवर्ती, और F क्या है, ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। इन दोनों के ऊपर ही क्या करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। अब हम इन दोनों कारकों के आधार पर देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से बढ़ता है या घटता है। तो पहला है संगत आवर्ती। पहला हम क्या कह सकते हैं, कारक है जो क्या है, संगत आवर्ती। संगत आवर्ती बढ़ने से, संगत आवर्ती बढ़ने से इसका मतलब क्या हुआ, संगत मतलब टक्करों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम किसी अभिक्रिया में ताप को बढ़ाते हैं तो अभिकारकों की टकराने की, यानी अभिकारक है उनके टकराने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिकारकों के गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अभिकारक जो अणु है वो क्या करेंगे, ज्यादा गमन करेंगे, ज्यादा गमन करेंगे या कह सकते हैं ज्यादा गति करेंगे। ज्यादा गति करेंगे तो टकराने की संभावना में क्या हो जाएगी, ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, और टकराने की संभावनाएं ज्यादा वृद्धि होगी तो अभिक्रिया वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब संघट आवर्ती मतलब प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में मान लो यहाँ पे जो अणु है इनमें क्या हो जाएगी, टकराने के समय यानी प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया के वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब संघट आवर्ती बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दूसरा कारक है प्रभावी संगठ, प्रभावी संगठनों के बढ़ने से। प्रभावी संगठनों के बढ़ने से, प्रभावी संगठनों के बढ़ने से का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम अभिक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो जो प्रभावित टक्कर है उनकी संभावनाएं क्या हो जाती है, या प्रभावित जो टक्कर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो बढ़ने से अभिक्रिया का वेग में भी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। अब प्रभावी संगठक का मतलब क्या है, यानी जो हम अभिकारक ले रहे हैं उन सभी अभिकारक, क्या कह सकते हैं, जो सभी अभिकारक है वो उत्पाद में, यानी अभिकारक आपस में टकराकर उत्पाद में रूपांतरित करने के लिए क्या सक्षम नहीं होते हैं। जो अभिकारक या जिन अभिकारकों की ऊर्जाएं दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, यानी जिन अभिकारकों की ऊर्जा कह सकते हैं दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले होते हैं, या जो अभिक्रिया के दौरान अपने को दहलीज ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा जो अभिकारक प्रदान करते हैं, वही अणु आपस में टकरा कर किसका निर्माण कर सकते हैं, उत्पाद का निर्माण होते हैं। और जिन अभिकारकों के टकराने से अपने क्या होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, उनको हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर, प्रभावी संगठ, प्रभावी संगठ। और जिनसे उत्पाद प्राप्त नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी संगठ, अप्रभावी संगठ बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी संगठ बोलते हैं। अब आगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान ने ऊर्जा वितरण को, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने ऊर्जा वितरण को, ऊर्जा वितरण को सांख्यिकी के आधार पर, सांख्यिकी के आधार पर प्रदर्शित किया। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमान थे, उन्होंने क्या किया, जो ऊर्जा वितरण हो रहा है उसको सांख्यिकी के आधार पर क्या किया, प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा जो अभिकारक अणु होते हैं उन समस्त अभिकारक अणुओं की जो ऊर्जाएं होती है वो क्या है, बराबर नहीं होती है। यानी अभिकारक जो अणु है उनकी ऊर्जाएं क्या होती है, बराबर नहीं होती है। तो ये अणु क्या करते हैं, आपस में टकराते रहते हैं और अपनी ऊर्जाओं को क्या करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं, यानी ट्रांसफर करते रहते हैं, अपनी ऊर्जाओं को क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने अभिकारक अणुओं के, यानी कह सकते हैं ऊर्जा और धारित ऊर्जा युक्त, धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश, अणुओं के अंश, ऊर्जा और धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के बीच में क्या खींचा, ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो वो किस प्रकार से था, आरेख या ग्राफ, उन्होंने एक तरफ तो क्या ली, ऊर्जा, ये ऊर्जा, और इधर लिया ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, ऊर्जा युक्त, ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश,
ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या खींचा, आरेख खींचा। तो आरेख उन्होंने इस प्रकार से प्राप्त किया। इन्होंने इस प्रकार से ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश और ऊर्जा के बीच में क्या खींचा, ग्राफ खींचा। तो जो आरेख है इससे क्या स्पष्ट होता है कि कम ऊर्जा युक्त अणु और अधिक ऊर्जा युक्त अणु, यानी कम ऊर्जा युक्त अणु, कम ऊर्जा युक्त, कम ऊर्जा युक्त अणु और अधिक ऊर्जा युक्त अणु का अंश क्या है, कम है। कम ऊर्जा युक्त अणु और अधिक ऊर्जा युक्त अणु वाले अणुओं का अंश क्या है, कम है। लेकिन मध्यवर्ती ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश अपेक्षाकृत क्या है, ज्यादा है। मध्यवर्ती ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश क्या है, अधिक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम संभव्य गतिज ऊर्जा बोलते हैं। उसको उन्होंने क्या कहा, अधिकतम संभव्य गतिज ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ज्यादा है। अधिकतम संभव्य गतिज ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश अधिक है, कम ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश कम है, और अधिक ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश भी क्या है, कम है। और जो ई है ये वो पोर्शन है कि जिन अणुओं का, या कह सकते हैं जिन अणुओं की ऊर्जा कह सकते हैं दहलीज ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा के बराबर है, वो संपूर्ण आरेख या संपूर्ण जो ऊर्जा वितरण है उसमें क्या है, बहुत थोड़ा सा अंश है। यानी समस्त अभिकारकों की अपेक्षा जो अणु अभिकारकों से उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं उसका पोर्शन या भाग क्या है, बहुत कम है। तो इसे हम कह सकते हैं दहलीज ऊर्जा का, दहलीज ऊर्जा का, दहलीज ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अभिकारक उत्पाद में क्या होंगे, कन्वर्ट ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा। और दहलीज ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा अभिकारक उत्पाद में क्या होंगे, कम परिवर्तित होंगे। यानी अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, कम परिवर्तित होगा। और अब यदि हम इसको ताप के आधार पर देखें, तो ताप के आधार पर देखें तो इनका ग्राफ है वो इस प्रकार से कह सकते हैं। ताप के आधार पर देखें तो हम इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। एक तरफ हम क्या बनाएंगे, ऊर्जा, एक तरफ हम क्या लेंगे, ऊर्जा, और इधर क्या लेंगे, ऊर्जा युक्त, ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश की साइड ले लिया। अब हम T डिग्री सेंटीग्रेड पर, T डिग्री सेंटीग्रेड पर हम यदि ग्राफ खींचते हैं तो अपने को लगभग इस प्रकार से प्राप्त होता है। और ये वाला पोर्शन क्या कह सकते हैं, उत्पाद में कन्वर्ट होने वाला पोर्शन है T डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो जो आरेख है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो आरेख वो क्या होता है, दाईं तरफ बढ़ता है, दाईं तरफ बढ़ता है और क्या हो जाता है, दाईं ओर क्या कह सकते हैं, खिसकता है और अधिक चपटा हो जाता है। क्या कह सकते हैं, अधिक चपटा होता जाता है। यानी अब ये तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे था, T डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको हम कह सकते हैं T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आरेख। अब T डिग्री सेंटीग्रेड जब ताप था तो कह सकते हैं इतने अभिकारक उत्पाद में क्या हो रहे थे, परिवर्तित हो रहे थे। इतने अभिकारक क्या हो रहे थे, उत्पाद में परिवर्तित हो रहे थे। या इन अणुओं का अंश क्या था, यानी इन ऊर्जा, इन जो अभिकारक थे उनकी ऊर्जा क्या कह सकते हैं, दहलीज ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा के बराबर था। इसका मतलब ये क्या हो रहे थे, उत्पाद में परिवर्तित। जब हमने T डिग्री सेंटीग्रेड पर
अभिक्रिया को करवाया, यानी T+10 डिग्री सेंटीग्रेड में ताप 10 गुना और बढ़ा दिया, डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो गया, 2 से 3 गुना बढ़ गया, और जो अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होने वाले थे उनका अंश भी क्या हो गया, बढ़ गया, अंश भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, यानी जो अभिकारक जिनकी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा या कह सकते हैं E के बराबर थी, उनको जैसे ताप दिया तो उनकी ऊर्जा क्या हो गई, E के बराबर या उससे अधिक हो गई, तो वो अभिकारक भी किस में परिवर्तित हो गए, उत्पाद में परिवर्तित हो गए। तो अब जो अब है आरेख, ये वाला कितना है, तो 2 से 3 गुना है, लगभग कितना हो गया, 2 से 3 गुना बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो संगत आवर्ती और संगत टक्करों पर किस प्रकार से प्रभावित होता है, ताप के बढ़ाने से किस प्रकार से बढ़ता है और किस प्रकार से घटता है, इन सारों को देखा इस वीडियो के अंदर। तो आशा है कि जो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जो भी वीडियो नया आए तो आपको तुरंत उसकी क्या प्राप्त हो, सूचना। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।